नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। दोस्तों, ये जो हम सीरीज लेकर के आए हैं भारत की राज्य व्यवस्था, उसकी ये तीसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हमने भारत के राज्य व्यवस्था का इंट्रोडक्शन जाना था, दूसरे में हमने लोकसभा के बारे में जाना था और तीसरे में हम राज्यसभा के बारे में जानेंगे। चौथे में हम प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे और इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि राज्यसभा क्या होती है और इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है और भारत की जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, उसके बारे में जानना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, वो इसको देख सकता है। या फिर कोई भी स्टूडेंट्स जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें अगर पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकता है और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं राज्यसभा की। तो इसमें हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि राज्यसभा क्यों बनाई गई। ठीक है, इसका असली कारण क्या था, राज्यसभा के मेंबर कैसे चुने जाते हैं, इसमें जनता वोट नहीं देती है तो फिर कौन देता है और जनता क्यों नहीं वोट देती है, राज्यसभा की वो स्पेशल पावर्स जो लोकसभा के पास नहीं है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा के पास कौन कौन से स्पेशल पावर है, मनी बिल में राज्यसभा की पावर शून्य क्यों है। ठीक है, जीएसटी बिल को राज्यसभा ने कैसे रोका, यानी कि राज्यसभा के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि राज्यसभा है क्या और क्यों बनाई गई। दोस्तों, भारत की जो लोकसभा है उसमें सरकार का बहुमत होता है, यानी कि लोकसभा में जिस व्यक्ति का बहुमत होता है, जिस पार्टी का बहुमत होता है, वही सरकार बनाते हैं, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि सिर्फ लोकसभा रहता, राज्यसभा नहीं रहता, तो लोकसभा में जिसके पास बहुमत होगा वो किसी भी प्रकार का विधेयक यानी कि कोई भी देश में कानून खुद ही लागू कर देता। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में सरकार का बहुमत है, ठीक है, उसके पास 272 ज़्यादा सांसद हैं, 272, तो साधारण बहुमत से जो भी कानून देश में लागू हो सकता है वो सब ये आसानी से लागू कर देते हैं। लेकिन अगर जब राज्यसभा बना दी गई तो अब ये हुआ कि जो भी सामान्य कानून है वो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी पास होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा में अगर सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर मान लीजिए लोकसभा में जल्दीबाजी में पास भी हो गया तो राज्यसभा में जा करके वो रुकेगा, वहाँ पे बहस होगी, यानी कि 2 बार उस पर चर्चा हो जाएगी। ठीक है, और आगे क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, वो हम आगे जानेंगे इसी वीडियो में। पहले बात कर लेते हैं कि राज्यसभा होता क्या है। तो दोस्तों, राज्यसभा जो होती है वो भारत के संसद का ऊपरी सदन यानी कि अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। पहले इसका नाम जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही था, यानी कि राज्यों का परिषद ही कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदल करके और राज्यसभा कर दिया गया। ठीक है, यह राज्य के हितों की रक्षा करता है। अगर आप नहीं जानते कि राज्यसभा क्या होती है, संसद क्या होता है, तो हमारे पिछले वीडियोज देख सकते हैं या फिर यहीं पे मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ जो संसद होती है इसके 3 अंग होते हैं। ठीक है, संसद जिसको हम लोग इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, इसके 3 अंग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो अंग होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट। दूसरा जो होता है वो होती है भारत की राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। और तीसरी होती है लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अभी हम राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो राष्ट्रपति दोस्तों होते हैं वो संसद के अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, और जो राज्यसभा और लोकसभा होती है ये 2 सदन होते हैं, ये 2 हाउस होते हैं। ठीक है, इसको हाउस कहा जाता है, सदन कहा जाता है। ठीक है, अब राज्यसभा के बारे में विस्तार से बात करते हैं। ये क्यों जरूरी है, तो लोकसभा में बड़े राज्यों को ज़्यादा फायदे होते हैं और ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि लोकसभा में जितनी ज़्यादा सीटें होंगी उतना ज़्यादा, मतलब जितना बड़ा राज्य होगा उतना ज़्यादा लोकसभा के वहाँ पे सीटें होंगी। ठीक है, इसमें एक फ़ायदा ये है कि जल्दीबाजी में बने कानूनों पर ब्रेक लगाती है, यानी कि लोकसभा में सरकार का बहुमत होगा, वो चाहे तो कोई भी कानून जल्दीबाजी में लागू कर सकती है। ठीक है, लोकसभा में ला करके,
लेकिन राज्यसभा है तो उस पर ब्रेक लगाएगी, क्योंकि राज्यसभा में जा करके वो फिर बहस होगा वहाँ पे। अगर वहाँ पे भी सरकार का बहुमत होगा तो पास होगा, नहीं तो अगर विपक्ष साथ देगा तब पास होगा, ठीक है, नहीं तो पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। राज्यसभा में अनुभवी और विशेषज्ञ लोगों की संसद तक पहुँच होती है या संसद तक पहुँच जाती है। राज्यसभा में क्या होता है दोस्तों कि 12 ऐसे लोग, राज्यसभा की जो संख्या है वो टोटल 245 यानी 245 है, ठीक है, जिसमें से 12 लोग जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वो किस तरीके से होते हैं आगे हम देखते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो राज्यसभा की टोटल सीटें हैं वो है 245, ठीक है, जिसमें से 233 जो हैं वो भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं, ठीक है। 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और ये जो 12 लोग होते हैं वो आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर या सोशल सर्विस के क्षेत्र में जिनका बहुत अच्छा योगदान होता है, राष्ट्रपति को लगता है कि इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और अगर ये संसद में रहेंगे तो देश का भला होगा, वैसे लोगों को राष्ट्रपति जो होते हैं वो मनोनीत करते हैं, ठीक है। 233 जो होते हैं वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं, और 12 जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। अब जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनके संसद में होने से देश को फायदा हो। हालांकि ये बनाया इसलिए गया था, लेकिन कई बार आप जानते हैं कि राजनीति है, तो राजनीति में क्या होता है कि कई बार मतलब साधारण लोगों को भी वहाँ पे नॉमिनेट कर दिया जाता है, लेकिन जनरली बनाया इसीलिए गया है कि मान लीजिए जो देश के अनुभवी लोग हैं, अब वो जाएंगे चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन तो ऐसी स्थिति में ये बनाया गया कि राज्यसभा में कम से कम मतलब 12 लोग जो हों वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हों, और राष्ट्रपति वैसे लोगों को चुन करके और वहाँ पे भेजें ताकि उसके बारे में चर्चा हो सके, बहस हो सके, ठीक है, साइंस के बारे में, आर्ट्स के बारे में, सोशल सर्विस के बारे में, ठीक है, लिटरेचर के बारे में। तो ऐसे ही ये सब कुछ नाम हैं जो कि वहाँ पे गए हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो गए, महान क्रिकेटर आप जानते होंगे, रेखा बॉलीवुड एक्ट्रेस, मैरी कॉम ओलंपिक जो बॉक्सर हैं, और जावेद अख्तर आप जानते होंगे, जावेद अख्तर पॉपुलर राइटर हैं, ठीक है। सलीम जावेद आपने नाम सुना होगा। सलीम खान और जावेद अख्तर जब एक साथ मिल करके फिल्में लिखते थे, गाने मतलब फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखते थे, तो वो कहा जाता था सलीम जावेद, वो नाम हो गया था उस समय, ठीक है। उसमें एक थे सलीम खान साहब जो कि सलमान खान के पिताजी हैं, और एक थे जावेद अख्तर, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे जो महान लोग होते हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, तो उनको डायरेक्ट पार्लियामेंट में भेज दिया जाए, इसके लिए ये किया गया है। आगे बात करते हैं कि राज्यसभा के मेंबर कैसे चुने जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए सबसे पहली योग्यता यह होनी चाहिए कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरी योग्यता यह होनी चाहिए कि वो कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। लोकसभा के लिए ये उम्र कितनी थी? 25 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के लिए उम्र कितनी है? 30 वर्ष, यानी कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए लोकसभा से अधिक उम्र डिसाइड की गई है, ठीक है, क्योंकि माना गया है कि राज्यसभा वाले जो होते हैं वो लोकसभा ज़्यादा समझदार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये किया गया है कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ठीक है। इसके साथ भारत का नागरिक हो, इसके अलावा वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। ये पार्लियामेंट द्वारा तय शर्त पूरा करना, और गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, यही लाभ का पद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से लिख दिया गया है, मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि किसी भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। ये एक हो गया, और एक और जो है वो ये है कि वो व्यक्ति पागल या फिर दिवालिया ना हो, ठीक है। यानी कि पागल या फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो 4 जो मुख्य शर्तें हैं उसमें पहला हो गया कि भारत का नागरिक हो,
दूसरा कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और चौथा पागल या फिर दिवालिया ना हो। पांचवा में आप ये मान सकते हैं कि पार्लियामेंट द्वारा और भी जो अन्य तय शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर अयोग्यता की बात करें कि कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो यहाँ पे दिया है कि अंडर प्रॉफिट ऑफ ऑफेंस, यही है लाभ का पद, यानी कि लाभ के पद पर अगर होगा तो वो एलिजिबल नहीं है। कोर्ट ने अगर उसको पागल घोषित किया होगा तो भी वो एलिजिबल नहीं है। अगर दिवालिया होगा तो भी वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है। किसी राज्य का वोटर नहीं हो, यानी कि भारत का नागरिक नहीं होगा, तब भी एलिजिबल नहीं है। या फिर पार्लियामेंट का कोई कानून उसे अयोग्य बनाता हो। ठीक है। तो यही चीज़ें जो है वो उसको नहीं करके यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के लिए उम्र जो है वो 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। अब बात करते हैं कि कोई मेंबर कैसे चुना जाता है। तो दोस्तों, जो राज्यसभा का चुनाव होता है इसको कहा जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इतना बड़ा नाम है इसका। तो इसको आप यही याद रखेंगे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसको कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितनी सीटें खाली होती हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल कैसे होता है, वो पहले समझ लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ राज्यसभा के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, राज्यसभा जो होती है इसका कार्यकाल जो होता है वो, मतलब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है। ठीक है। 6 ईयर्स इनका टेन्योर होता है, यानी कि कार्यकाल होता है। लेकिन राज्यसभा जो होती है वो कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है। तो जब कभी भी भंग नहीं होती है तो इसका मतलब है कि जैसे लोकसभा में क्या होता है कि 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। ठीक है। और 5 वर्षों के बाद लोकसभा भंग हो जाती है और जितने भी इसके सदस्य हैं, यानी कि 543 जो इसके सदस्य हैं, इन सभी का कार्यकाल एक साथ समाप्त हो जाता है। फिर सभी सीटों पर चुनाव होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जितने सदस्य हैं, क्योंकि जो 12 सदस्य हैं वो तो मनोनीत होंगे और 233 जो सदस्य हैं इनके 1/3, ठीक है, यानी कि इनके 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्षों के बाद, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्षों के बाद इनका कार्यकाल समाप्त होगा। यानी कि आप यहाँ पे 1/3 लिख सकते हैं क्योंकि याद रखने में आपको आसानी होगी। यानी कि 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्षों के बाद रिटायर होते हैं और उनके स्थान पर दूसरे चुन करके आते हैं। ठीक है। मतलब 6 वर्ष है तो 1/3 2 वर्ष के बाद, फिर 1/3 2 वर्ष के बाद, फिर 1/3 2 वर्ष के बाद, तो ये हो गया 6 वर्ष। ठीक है। यानी कि इस बार मतलब यहाँ पे जो चुना जाएगा वो अब इसमें नहीं हटेगा, इसमें नहीं हटेगा। अब अगली बार उसका फिर से यहाँ पे चुनाव होगा। ठीक है। अगली बार फिर ये वाला जो होगा वो उसके अगली बार, फिर ये वाला जो होगा वो उसका अगली बार। मतलब कहें कि मतलब जितने सदस्य हैं उनमें से 1/3 जो हैं वो उनका कार्यकाल समाप्त होगा, उसके स्थान पर नए आएंगे, फिर वो वैसे ही रह जाएंगे। फिर अगली बार 2 वर्ष के बाद 1/3 जो होंगे उनका कार्यकाल समाप्त होगा। और ये जो सिस्टम शुरू हुआ था वो हुआ था 1952 में। तो 1952 में क्या किया गया था कि टोटल सदस्य जो थे इन सभी को निर्वाचित, मतलब इन सभी को बनाया गया राज्यसभा का सदस्य। इसके बाद क्या किया गया कि इनको एक तरह से कहें कि इनसे वादा करके कि अगली बार आपको ही चुना जाएगा, और 2 वर्षों के बाद 1/3 जो थे उनको, मतलब उनका पद जो है, उनको कार्यकाल जो है समाप्त कर दिया गया और फिर से उन्हीं को चुन लिया गया। फिर अगली बार ऐसे ही किया गया और फिर अगली बार ऐसे ही किया गया। और इसके बाद क्या हुआ कि ये एक सिस्टम बन गया। उसके बाद राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। लोकसभा जो होती है वो प्रत्येक 5 वर्षों के बाद भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है। हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, इसके लिए जो मतलब एक तरह से कहीं ये बनाया गया, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए कि लोकसभा कभी भंग हुआ हो, मतलब लोकसभा मान लीजिए उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, वो भंग हो गया, और अगर मान लीजिए कि राज्यसभा भी अगर उसी समय भंग हो जाता या राज्यसभा कोई भंग करने का सिस्टम होता तो फिर देश में कोई मतलब बचता ही नहीं, मतलब जो संसद है उसका कोई सदस्य ही नहीं बचता, दोनों अगर एक साथ भंग हो जाए तो वैसी स्थिति में सिस्टम बनाया गया कि अगर लोकसभा भंग भी हो जाती है तो भी राज्यसभा रहेगी, राज्यसभा के सारे मेंबर रहेंगे, और अगर कोई ऐसी आपात स्थिति बनती है तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वही देश को चला लेंगे। ठीक है। वहाँ पर ही बहस हो जाएगी। मान लीजिए लोकसभा भंग है, देश में अगर राष्ट्रपति का शासन लागू हो जाए तो वैसी स्थिति में भी राज्यसभा काम करती रहेगी
और राज्यसभा में उस पर बहस हो जाएगा, राज्यसभा से मतलब देश कंट्रोल हो सकता है, चलाया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों भंग होता और दोनों एक साथ भंग हो जाता तो पता चलता है कि देश में शून्य हो जाता, कोई ऊपर रहता ही नहीं इसको चलाने के लिए। ठीक है, इसीलिए यह सिस्टम एक तरीके से कहें कि बनाया गया। अब बात करते हैं, जो यहाँ पे बात कर रहे थे कि इनका चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों जिस भी राज्य की राज्यसभा की सीटें खाली होती हैं, ठीक है, उस पर जो अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट होते हैं वो खड़े होते हैं। राज्यसभा के चुनाव में जो विधानसभा के सदस्य हैं, जिनको कि हम लोग एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर इन्हीं को हम विधायक कहते हैं, ठीक है, या फिर इन्हीं को हम विधानसभा के सदस्य भी कहते हैं, वो जो होते हैं वो वोट डालते हैं। इसमें जनता वोट नहीं डालती है, यानी कि आप और हम वोट नहीं डालते हैं, बल्कि हम जिन विधायकों को चुनते हैं वो वोट डालते हैं। इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसी को हम लोग एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। इसी के तहत चुनाव होता है और इसके बाद जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो चुनाव जीतता है। लेकिन इसमें वोटों की जो काउंटिंग करने की जो प्रक्रिया है वो साधारण वोटों की तरह नहीं है। मतलब हम लोग जानते हैं कि लोकसभा में जब चुनाव होता है तो जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिल जाता है वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि मतलब 1 नंबर का वोट, 2 नंबर का वोट, इस तरीके का वोट दिया जाता है। तो जिसको 1 नंबर का अधिक वोट मिलता है वो चुनाव जीतता है, ठीक है। तो इसका सिस्टम थोड़ा सा अजीब है, उस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, नहीं तो बाद में मैं वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक हो जाता है सीखने के लिए। आगे बात करते हैं, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि राज्यसभा का कार्यकाल, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर दिया आपके साथ कि 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्षों के बाद चुन करके आते हैं, ठीक है। राज्यसभा के हर मेंबर का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और 1/3 जो मेंबर होते हैं, 1/3 जो मेंबर होते हैं वो प्रत्येक 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। जबकि लोकसभा के पूरे सदन का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और 5 वर्षों के बाद ये पूरी तरीके से भंग हो जाता है और फिर से नया चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा जो होता है वो परमानेंट बॉडी है, इसे कभी भी डिजॉल्व यानी कि कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इससे राज्यसभा में हमेशा अनुभव और कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर लोकसभा भंग हो जाए तब भी राज्यसभा काम करती रहती है, ठीक है। तो यही मैंने कहा था कि इसको इसीलिए इस तरीके से बनाया गया कि लोकसभा अगर भंग भी हो जाए तो भी राज्यसभा रहेगी और वहाँ पे डिस्कशन होता रहेगा, ठीक है। और राज्यसभा आज तक कभी भी भंग नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि राज्यसभा को चलाता कौन है, राज्यसभा को चलाने के सिस्टम क्या है। जैसे कि हमने लोकसभा में लोकसभा स्पीकर के बारे में पढ़ा था, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। राज्यसभा में हम पढ़ेंगे राज्यसभा के सभापति के बारे में, यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। हमने दोस्तों लोकसभा में पढ़ा था कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं जो वो अपने में से ही एक व्यक्ति को लोकसभा स्पीकर चुन लेते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। किताब में आपने पढ़ा होगा कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति भी होगा, ठीक है। मतलब राज्यसभा के सभापति के लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होता, कोई अलग से सिस्टम नहीं है। सिस्टम बस एक ही है कि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिया है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। वर्तमान समय में सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं और इसलिए यही जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, ठीक है। ये एक्स ऑफिसियो है, यानी कि मतलब इसको पदेन कह सकते हैं कि पदेन पद है, ठीक है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए लोकसभा का जो व्यक्ति सदस्य है वही व्यक्ति लोकसभा का सभापति भी बनता है। तो जो लोकसभा का सभापति है वो लोकसभा का सदस्य भी होता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, जो सभापति होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए ये भी सामान्य परिस्थितियों में वोट नहीं डालते हैं, लेकिन इनके पास भी कास्टिंग वोट डालने का अधिकार होता है, यानी कि ये भी निर्णायक मत दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा में कोई कह सकते हैं कि कोई बिल आया
और उस पर पक्ष में और विपक्ष में बराबर वोट पड़ गए, तो वैसी स्थिति में जो राज्यसभा के सभापति हैं वो निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि ये जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन ये कास्टिंग वोट दे सकते हैं यानी कि निर्णायक मत दे सकते हैं। अब आते हैं डिप्टी चेयरमैन यानी कि उपसभापति। तो उपसभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को उपसभापति चुन लेते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वो राज्यसभा के उपसभापति हैं। ठीक है, आर्टिकल 89(2) के अनुसार सिंपल मेजोरिटी से इनका इलेक्शन होता है, यानी कि आधे से अधिक सदस्य जिस व्यक्ति को कह देंगे कि ये राज्यसभा का उपसभापति होगा वो राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित हो जाएगा। ठीक है, और जो उपसभापति होते हैं वो सभापति की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं, सदन को चलाते हैं। ठीक है, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उसी तरीके का कुछ काम जो होता है राज्यसभा के सभापति का होता है, यानी कि राज्यसभा में कौन कब बोलेगा, कब सवाल जवाब होगा, कब क्या होगा, किस तरीके से कार्यवाही चलाई जाएगी, वो सब ये देखते हैं। और जब ये अनुपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में ये देखते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति की शक्तियों की तुलना करते हैं। तो जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं और उसी में से एक इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं, ये राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोकसभा का स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के मेंबर यानी कि सदस्य होते हैं। कास्टिंग वोट देने का अधिकार दोनों का होता है। ठीक है, इनको संसद नहीं हटा सकती है, जबकि इनको लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से हटाया जा सकता है। ठीक है, मनी बिल पर इनका कोई पावर नहीं है और मनी बिल यही तय करते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि दोनों के पास कास्टिंग वोट देने का अधिकार है। अब जो राज्यसभा के सभापति हैं इनको हटाने का तरीका ये है कि जब ये भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटेंगे तब ये राज्यसभा के सभापति के पद से भी हटेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमें राज्यसभा के सभापति को पद से हटाना है तो इसके लिए उनको भारत के उपराष्ट्रपति के पद से भी हटाना होगा। ठीक है, लेकिन लोकसभा स्पीकर को अगर पद से हटाना है तो सिर्फ लोकसभा में एक बिल मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक मोशन लाया जाएगा और वहाँ पे अगर वो उस पास हो जाता है उनको हटाने का मोशन तो वो उनको पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के बारे में ऐसा नहीं होगा। और जो लोकसभा का स्पीकर होते हैं इनके पास अधिकार होता है कि वो मनी बिल को तय कर सकते हैं, यानी कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है, ये डिसाइड करने का अधिकार जो होता है वो लोकसभा स्पीकर के पास होता है, लेकिन ये राज्यसभा के चेयरमैन के पास अधिकार नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यसभा का स्पेशल पावर के बारे में जो कि लोकसभा के पास नहीं है। ठीक है, अगर बात करें राज्यसभा के स्पेशल पावर्स की तो सबसे पहला ये है कि आर्टिकल 249 में ये कहा गया है कि स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है, उसको पावर दिया गया है। दोस्तों हमने पहले कई वीडियो में आपको बताया है कि जो राज्य सूची के विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार जो राज्य की विधानसभा है यानी कि राज्य का जो विधानमंडल है, विधानसभा और विधान परिषद, उसके पास है या फिर राज्य सरकार के पास है। लेकिन मान लीजिए कभी वैसी परिस्थिति बनती है तो जो पार्लियामेंट है उसका जो राज्यसभा है वो 2/3 मेजोरिटी से एक रिजोल्यूशन पास कर सकता है और इसके बाद वो जो संसद है वो स्टेट सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकते हैं। जो स्टेट सब्जेक्ट होता है उस पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर का होता है, सिंपल मतलब सामान्य परिस्थितियों में। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा परिस्थिति बनता है, कभी लगता है कि जो राज्य सूची का विषय है उस पर केंद्र का कानून बनाने चाहिए, तो वैसी स्थिति में लोकसभा तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी से अगर रिजोल्यूशन पास कर दे तो साल भर तक ये रिजोल्यूशन जो है वो वैलिड रहता है और जो केंद्र सरकार है या जो पार्लियामेंट है वो स्टेट सब्जेक्ट पर भी कानून बना सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी हो, ठीक है, जैसे कि हम लोग IAS, IPS, IFS इस तरीके की बात करते हैं या फिर UPSC वगैरह की बात करते हैं, तो ऐसी मान लीजिए और भी नई सर्विस बनानी हो
तो उसको जो है वो राज्यसभा ही 2/3 मेजोरिटी से डिक्लेयर कर सकती है, 2/3 मेजोरिटी से इसको बना सकती है। ठीक है, लोकसभा के पास यह स्पेशल पावर नहीं होता है। आगे अगर बात करें तो अगर संविधान संशोधन करना है तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है दोनों का पावर जो है वो इक्वल है, ठीक है, बराबर है। यानी कि 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से ही संविधान संशोधन हो सकता है। मतलब कहें कि जो धन विधेयक होता है उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो सामान्य विधेयक होते हैं उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो पावर है वो लगभग सेम है। और कुछ जो है जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज या स्टेट सब्जेक्ट वाला विषय उस पर राज्यसभा का पावर ज़्यादा है लोकसभा से। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को हटाना हो यानी कि महाभियोग जो कहते हैं भारत के राष्ट्रपति पर लाना हो तो इसमें भी राज्यसभा की भूमिका जो है वो लोकसभा के बराबर ही है। ठीक है, या फिर अगर भारत के उपराष्ट्रपति को हराना हो तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा जो है वो 2/3 बहुमत से, ठीक है, 2/3 बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। और लोकसभा जो है वो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से अगर इसको पारित कर दे तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अगर नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी हो तो वैसी स्थिति में दोनों को, ठीक है, दोनों में स्पेशल मेजोरिटी जरूरी है, तभी नेशनल इमरजेंसी यानी कि आपातकाल देश में लगाई जा सकती है। जो मनी बिल होता है, जो धन विधेयक होता है, उस पर लोकसभा के पास कोई पावर नहीं है। मनी बिल जो होता है वो राज्यसभा में पास हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके लिए लोकसभा में पास होना जरूरी है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई मनी बिल है, अब सबसे पहली बात कि कोई जो बिल आ रहा है वो मनी बिल है या नहीं है ये डिसाइड करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा स्पीकर के पास है। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर अगर बोल देगा कि ये मनी बिल है तो वो मनी बिल होगा। ठीक है, मान लिया जाएगा कि वो मनी बिल है क्योंकि डिसाइड वही करते हैं। तो अब जब कोई मनी बिल होगा तो वो पहले लोकसभा में आएगा, लोकसभा में मान लीजिए वो पास हो गया। अब जब लोकसभा में पास हो जाता है उसके बाद उसको राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। अगर राज्यसभा उसको 14 दिनों के अंदर पास कर देती है तो अच्छी बात है। अगर पास वहां से नहीं भी होता है तो 14 दिनों के बाद वो ऑटोमेटिक ही पास मान लिया जाएगा। ठीक है, मतलब मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने उसको पास कर दिया और वो पास हो जाएगा, वो कानून बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मनी बिल में लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, राज्यसभा में नहीं होता, लोकसभा पास कर देती है। इसके बाद राज्यसभा के पास 14 दिनों का वक्त होता है। अगर 14 दिनों में ये पास कर दे या कोई सुझाव दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये 14 दिनों के बाद अपने आप ही पास हो जाएगा। ठीक है, ये 14 दिनों में ये अपने आप ही दोनों सदनों में पास मान लिया जाएगा। तो ये सिस्टम होता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो राज्यसभा के पास मनी बिल के बारे में कोई पावर नहीं होता है। अगर ऑर्डिनरी बिल हो, कोई साधारण विधेयक हो कोई, ठीक है, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास बराबर पावर होते हैं। ठीक है, यहाँ अगर बात करें राज्यसभा और लोकसभा की पूरी तुलना करें दोनों चीज़ों की तो आगे और क्या क्या बचता है? राज्यसभा की आलोचना, ये सब जो कुछ चीज़ें हुई थी। ठीक है, कुछ पेजेज और बच रहे हैं तो हम यहाँ से देख लेते हैं कहाँ पे थे, तुलना कर देते हैं दोनों की कि क्या होता है। तो दोस्तों जो राज्यसभा की टोटल सीटें हैं वो 245 हैं। ठीक है, लोकसभा की 543 है। जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, कम से कम उम्र होनी चाहिए वो 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा के लिए जो कम से कम उम्र होनी चाहिए वो 25 वर्ष है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य के लिए जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है वो 5 वर्ष होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, लोकसभा भंग होती है। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्षों में भंग होती है, या फिर इसको राष्ट्रपति जो है वो 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसके जो कहें कि अध्यक्ष होते हैं या जिनको हम लोग राज्यसभा के प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है, राज्यसभा चेयरमैन कहते हैं, सॉरी, वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, मतलब जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा, भारत का उपराष्ट्रपति होगा, वो राज्यसभा का सभापति भी होगा। ठीक है, जबकि लोकसभा का स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा में इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। इसको राज्यों की जो एमएलए होते हैं वो चुनते हैं।
राज्यसभा के सदस्यों को, ठीक है, इसको जो होती है वो जनता के द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। ये मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता और इसके पास पूरा अधिकार है। स्पेशल पावर जो है आर्टिकल 249 और 312 इसको देता है। इसके पास कोई खास एक्स्ट्रा पावर नहीं है, वो जो ये धन विधेयक वाला है वही है, ठीक है। और लोकसभा के बहुमत से ही सरकार बनती है। मान लीजिए किसी पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत है तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनता है, वो सरकार नहीं बनाता है। सरकार बनती है लोकसभा की मेजोरिटी से, जिसके पास लोकसभा में बहुमत होगा वो केंद्र में सरकार बनाएगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा, उसके पास मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है। राज्यसभा से सरकार नहीं बनती है। राज्यसभा की आलोचना क्या क्या कही गई है और समर्थन में क्या कहा गया है, तो ये जो है वो मनी बिल में पूरी तरीके से बेकार है। इसमें इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, इसमें जनता का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं वो सियासी पसंद से आते हैं, वो मेरिट से नहीं आते हैं। या फिर अगर बात करें तो पावरफुल बिल्स जो होती है वो इसको रोक देती है। ये सब आलोचना है, ठीक है। कुछ लोग एबॉलिश करने की मांग करते हैं, मतलब करते हैं कि इसको राज्यसभा को हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए। लेकिन समर्थन में जो लोग तर्क देते हैं वो कहते हैं कि छोटे राज्यों की आवाज़ है, ठीक है, जल्दबाजी में कानून बनने से रोकता है, विशेषज्ञों को पार्लियामेंट में लाता है, फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाता है, यानी कि जो संघीय व्यवस्था है उसको मजबूत बनाता है, और लोकसभा की इंडिपेंडेंस चेक करती है, यानी कि लोकसभा जो होती है वो अकेले ही कोई कानून नहीं बना सकती, ये जो होती है उसकी इंडिपेंडेंस को थोड़ा सा रोकता है, ठीक है, जल्दबाजी में कानून बनने से रोकती है। ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या राज्यसभा ने कब कब किसी विधेयक को रोका था, तो उसको जानने की कोई खास ज़रूरत हमें नहीं है, ये सब बातें हम पहले ही जान चुके हैं। यहाँ पे कुछ मिसकॉन्सेप्ट है, गलत धारणाएं हैं राज्यसभा के बारे में लोगों के दिमाग में, उसको हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि राज्यसभा लोकसभा से कमज़ोर है, ये सही बात नहीं है। जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं इसमें दोनों का अधिकार समान है, या फिर संविधान संशोधन बनाने में भी दोनों का अधिकार समान है। लेकिन राज्यसभा जो है वो किसी भी बिल को रिजेक्ट कर सकती है, सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर, मनी बिल्स को छोड़कर, ठीक है। मनी बिल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में इसके जो अधिकार हैं वो लोकसभा के बराबर ही है या अधिक ही है। राज्यसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, तो राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये जो गलत धारणाएं हैं ये सही धारणाएं हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, सिर्फ राज्यसभा के सभापति होते हैं, और वो कास्टिंग वोट दे सकते हैं, सामान्य परिस्थितियों में वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा, तो ये चीज़ें हमने सीखी, अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, हमने पूरी चर्चा कर चुके हैं, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। अगली वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री की असली पावर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, भारत में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पद सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आपने किसी का मुंह से सुना भी होगा, कोई अगर कुछ बोलता है तो अब लोग बोल देते हैं क्यों प्रधानमंत्री हो गए हो क्या, तो मतलब प्रधानमंत्री का पद जो है वो भारत में सबसे महत्वपूर्ण पद है। सबसे बड़ा पद जो है वो राष्ट्रपति का है संवैधानिक दृष्टि से, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण पद है, वास्तविक सत्ता जिसके पास है, वो प्रधानमंत्री का पद है, ठीक है। पीछे हमारे चैनल पर हमने प्रधानमंत्री के बारे में कई सारी बात की है, लेकिन इस सीरीज में जो हमारी वीडियो आ रही है वो प्रधानमंत्री के बारे में इसके बाद आएगी, और हम उस पर प्रधानमंत्री के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अभी बात करते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हमारे वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में जो भी सोचते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पहुँचती रहे। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस किया होगा, ताकि जितनी भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।